हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, यह किस तरह से कार्य करते हैं, इन सभी तथ्यों की जानकारी आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ट्रांसफार्मर 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 एक विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बदला जाता है। ठीक है, और यह जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को परिवर्तित किया जाता है। ठीक, और यह जो है यह अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। इस युक्ति को हम सिर्फ एसी परिपथ में उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अर्थात ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है सिर्फ और सिर्फ एसी परिपथ में किया जाता है। डीसी परिपथ में यह कार्य नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम ट्रांसफार्मर को डीसी परिपथ में लगाएंगे तो यह काम करना बंद कर देगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एसी परिपथ के लिए बनाया गया। अर्थात एसी परिपथ के में जब लगाएंगे तो उसके वोल्टता के मान को परिवर्तित करेगा। परिवर्तित मतलब या तो उसको घटा सकता है या उसको बढ़ा सकता है। अब इसकी रचना कैसे होती है, किस तरह से बनाया जाता है, आइए देखते हैं। ये है प्राथमिक कुंडली और ये है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, आइए इसकी रचना थोड़ा समझ लेते हैं। इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए नरम लोहे की आयताकार पट्टी का उपयोग करते हैं। मतलब ये जो बाहर की पट्टी ली गई है ये नरम लोहे की है। इसे नरम लोहे की क्यों लिए हैं, इसके जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की क्षति क्या होती है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा लॉस क्या होती है, ऊर्जा की हानि कैसे होती है, तो उसमें बताएंगे कि नरम लोहे का प्रयोग क्यों किए हैं। नरम लोहे की पट्टी का उपयोग करते हैं। इन पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर क्रोड तैयार किया जाता है। मतलब एक के ऊपर एक रख करके क्रोड तैयार किया गया है। इन पट्टियों के बीच वार्निश का लेप लगाया जाता है। मतलब एक पट्टी से दूसरे पट्टी के बीच में वार्निश का लेप लगाया जाता है। तो वार्निश का लेप क्यों लगाया जाता है, जस्ट मैंने कुछ देर पहले बोला था कि वार्निश का लेप हम इसलिए लगाते हैं ताकि भंवर धारा को रोका जा सके। अब इन क्रोड को चित्र के अनुसार दो कुंडलियां विद्युत रोध तांबे के तार से बनाई जाती हैं। मतलब ये कुंडली ये और दूसरा कुंडली ये बनाई जाती है। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली, पहले वाले कुंडली को किसी एक कुंडली को प्राथमिक, किसी एक को द्वितीय कह सकते हैं, प्राथमिक कुंडली तथा दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं। ध्यान रहे कि प्राथमिक कुंडली उस कुंडली को कहेंगे जिसमें हम लोग विद्युत वोल्टता मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित किए हैं। प्राथमिक कुंडली उस कुंडली को कहेंगे जिसमें हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं, तथा द्वितीयक कुंडली में निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं निर्गत वोल्टता, उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। इन कुंडलियों के मध्य की दूरी इस प्रकार रखी जाती है कि प्राथमिक कुंडली का अधिकतम फ्लक्स
द्वितीयक कुंडली से संबद्ध हो सके। मतलब इन दोनों की बीच की दूरी को हम इस तरह से रखते हैं कि इनके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स इनमें क्या हो सके, संबद्ध हो सके, मतलब पूरे संबद्ध हो सके, मतलब फ्लक्स इसमें से उसमें चला जाए। ये है इसका रचना। अब आगे देखेंगे इसकी कार्यविधि, ये कैसे कार्य करता है ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर की सिद्धांत और कार्यविधि देख लेते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है, मतलब कि जब हम इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ देते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा के मान एवं दिशा में लगातार परिवर्तन के कारण, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा इसमें हम लोग आरोपित किए हैं, अब प्रत्यावर्ती धारा का जो मान और दिशा होता है वो लगातार बदलते रहता है, के कारण प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। मतलब इसके मान और इसके दिशा में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होते रहता है। फलस्वरूप द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में भी लगातार परिवर्तन होता है। मतलब इसमें लगातार परिवर्तन होने के बाद प्राथमिक वाले से द्वितीयक वाले में भी फ्लक्स का मान लगातार परिवर्तित होता है, जिससे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वोल्टता उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही इससे चुंबकीय फ्लक्स निकल करके इस कुंडली में पहुंचेंगे तो इस कुंडली से के सिरों से क्या होगा, धारा उत्पन्न हो जाएगा, वोल्टता उत्पन्न हो जाएगा। ये नियम कौन बताया था? ये नियम बताए थे माइकल फैराडे भैया ने। तो फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार इस कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल, मतलब प्राथमिक कुंडली की बात करें तो प्राथमिक कुंडली एप्सिलॉन पी या ईपी, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल माइनस का एनपी क्या है, एन यहाँ पे फेरों की संख्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, d∅v/dt, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये समीकरण 1 है। ठीक, अब समीकरण 2 के अनुसार ये जो सभी क्रिया हुई है ये किस में हुई है? प्राथमिक कुंडली में हुई है, प्राइमरी क्वाइल में। अब इस तरफ सेकेंडरी क्वाइल में, सेकेंडरी क्वाइल में जब हम फैराडे के नियम का उपयोग करेंगे तो इनके अनुसार विद्युतवाहक बल जो उत्पन्न होगा इनमें फेरों की संख्या तथा फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? विद्युतवाहक बल। देखिए इसमें विद्युतवाहक बल जो उत्पन्न हुआ वो प्राथमिक कुंडली में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर, तथा द्वितीय कुंडली में जो विद्युतवाहक बल उत्पन्न हुआ वो विद्युतवाहक बल द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ, और यहाँ फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। ns है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, और np है प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या। अब समीकरण 1 और 2 से कुछ संबंध देख लेते हैं कि समीकरण 2/1
समीकरण जब 2/1 करेंगे तो क्या आएगा, ES बाई EP इज इक्वल टू ये सभी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वेशन में है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, NS बटा में NP, NS बटा में NP, NS बटा में NP। ये है मतलब ये हुआ कि जितना ही ज्यादा जिस तरफ के कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी उसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, और जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी उस कुंडली में विद्युत वाहक बल कम होगा। ठीक है, यदि हम मान लें कि ये ट्रांसफार्मर जो बना है, जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% हो, इफिशियंसी 100% हो। जब इफिशियंसी 100% होगा तो क्या कह सकते हैं, तो द्वितीयक कुंडली की शक्ति इज इक्वल टू प्राथमिक कुंडली की शक्ति। ठीक, जब मानकर चलते हैं कि ये आदर्श ट्रांसफार्मर है, ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के केस में द्वितीयक कुंडली की शक्ति बराबर प्राथमिक कुंडली की शक्ति। अगर शक्ति की बात करें हम तो शक्ति निकलता है VI से, तो VI अर्थात EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS, ES इंटू IS। यहाँ IP क्या है, IP है प्राथमिक कुंडली की धारा, और IS क्या है, द्वितीयक कुंडली की धारा, ये द्वितीयक कुंडली की धारा है। तो जब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रिजोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इधर से देखिए मित्र, ये इधर आएगा तो EP या ES को इधर ले आते हैं, ES बाई EP इज इक्वल टू IP बाई IS। ठीक है, इसको समीकरण 3 कह दीजिए और ये समीकरण 4 है। तो समीकरण 3 और 4 से एक नया संबंध आता है, और वो नया संबंध क्या है, वो नया संबंध है ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू IP बाई IS, ये संबंध है। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन, नाम से ही पता चल रहा है स्टेप अप मतलब ये क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर
थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है कि निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली होती है पीसी, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या जो होती है वो हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5, 3 4 5 फेरे, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है वो एनपी की संख्या, एनपी की संख्या एनएस से छोटी होती है। एनपी क्या है? तो फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में, और एनएस क्या है? सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या। जब ये केस होगा तो इस स्थिति में क्या होगा कि एप्सिलॉन एस या ईएस इज ग्रेटर देन ईपी। ठीक है, क्या होगा? वोल्टता बढ़ाने के लिए, तो वोल्टता बढ़ेगा, ये देखिए वोल्टता घट रहा है। ठीक है, इस केस में। अच्छा, दूसरा केस में क्या होगा? स्टेप डाउन यहीं पे देख लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में मान बदला जाता है। ठीक, उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में मान बदला जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है सेकेंडरी कुंडली में, सेकेंडरी कुंडली से पीसी। मतलब इस केस में क्या होता है कि एनपी इज ग्रेटर देन एनएस। मतलब कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या से ज्यादा होती है। अतः इस केस में क्या होगा? तो ईपी इज ग्रेटर देन ईएस। मतलब इसमें जो वोल्टता होगी वो इसके वोल्टता से ज्यादा होगी, ये कम कर देगा वोल्टेज को। ठीक, अब ये भी देख लेते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे तो उस ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% कभी नहीं हो सकती है। मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर हम बना ही नहीं सकते। इस केस में क्या होगा कि आउटपुट जो होगा, मतलब द्वितीयक कुंडली से जो शक्ति उत्पन्न होगी वो प्राथमिक कुंडली से कुछ ना कुछ कम होगी। तो इस केस में एफिशिएंसी क्या होगा? तो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की दक्षता पढ़ लेते हैं। दक्षता का इंग्लिश होता है एफिशिएंसी। इसे सूचित करते हैं नीटा से। तो नीटा इज इक्वल टू द्वितीयक कुंडली की शक्ति बटा में प्राथमिक कुंडली की शक्ति, प्राथमिक कुंडली की शक्ति गुणे 100। ये होता है दक्षता, इसकी इफिशियंसी। ठीक है, और इफिशियंसी ये होता है इसका। आइए हानि देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या हानि होती है। तो ट्रांसफार्मर में हानियां देख लेते हैं। हानियां और कहानियां। ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार की हानियां उत्पन्न होती है। ये हानियां क्यों होता है, किस तरह से होता है, ये जानते हैं। पहली हानि है ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में ऊष्मा के रूप में हानि। ऊष्मा के रूप में हानि कैसे होती है? तो इसका जो क्रोड होता है, इसके क्रोड पे तार लपेटे गए होते हैं। वो भी तार किसके? तांबा के। तो तांबा के तार है तो तांबा के तार के कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा।
उसका कुछ तो प्रतिरोध होगा। तो इस प्रतिरोध के कारण इसमें प्रतिरोध के कारण ये जो तार है वो गर्म हो जाएगा। जब तार गर्म होगा तो पूरा ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्ट है एक दूसरे से। तो ये पूरा ट्रांसफार्मर गर्म होने से ट्रांसफार्मर गर्म होकर के कुछ ऊष्मा जो है वायुमंडल में अर्थात वातावरण में फैल जाएगा। तो इस तरह से ऊर्जा की हानि होती है। इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो इसको कम करने का विकल्प है कि जो आप तांबे की तार यूज कर रहे हैं उस तांबे की तार को और अधिक मोटा कर दीजिए, जिससे उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। जब कम होगा तो बहुत कम हानि होगा। दूसरा है भंवर धारा के कारण हानि। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा के कारण हानि होती है। ये कैसे होता है कि जो ट्रांसफार्मर में हम लोग पट्टी का उपयोग करते हैं, जो क्रोड का उपयोग करते हैं, तो उस क्रोड को हम पटलित करके एक के ऊपर एक रख करके और वार्निश का लेप लगाते हैं। अगर वार्निश का लेप वहाँ पे नहीं लगाए होते तो वहाँ पे भंवर धाराएं उत्पन्न होती। अब भंवर धाराएं जब उत्पन्न होंगी तो भंवर धारा के रूप में कुछ हानि हो जाएगा। अगला है शैथिल्य हानि। जब ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाने की वजह से कुछ जो होगा ऊर्जा वातावरण में चला जाएगा, जिससे हानि हो सकता है। तीसरी हानि है चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण क्या होता है? तो जब ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली जो हम लोग लपेटे होते हैं, तो प्राथमिक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स निकल करके और जाती है कहाँ? द्वितीयक कुंडली के संबद्ध होती है, तब उनसे प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इससे यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ न कुछ चुंबकीय फ्लक्स जो है हानि हो जाती होंगी। मतलब सभी इससे निकल करके और इस कुंडली तक नहीं पहुँच पा रही होंगी। इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर में ये भी एक हानि है। इस हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? तो एक कुंडली के ऊपर द्वितीय कुंडली लपेट देते हैं। इस हानि को कम करने का यही विकल्प है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।